जी श्रीधर थैंक जी। यू। कौन? थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर है। मैं एक शराबी हूँ। आज का दिन शराब नहीं पिया हूँ, अल्कोहलिक अनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से। आज की तारीख है 22 फरवरी 2025, शनिचर, दोपहर को 11:30 बजे। और हम लोग ये जो सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप है, इसमें शेयर कर रहे हैं। आज का मेरा विषय जो है वो है बिग बुक का आखिरी हिस्सा, दैट इज डॉक्टर बॉब्स नाइटमेयर, जिसको 13वां चैप्टर कहा जाता है, या 13वां दिन में ये हम लोग शेयर कर रहे हैं। इसके पहले मेरे बहुत सारे साथियों ने बिग बुक में हर प्रकरण के बारे में, हर चैप्टर के बारे में विस्तार से बताया हुआ रहेगा। शुरू करने से पहले, सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स का आभार मानता हूं, मुझे ये सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं उनका। और आज के इस 45 मिनट 1 घंटे के प्रोग्राम में मैं डॉक्टर बॉब की जो स्टोरी है बिग बुक के अंदर, उसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। और हमेशा की तरह अपनी स्टोरी शुरू होती है अपनी खुद की स्टोरी से। तो मेरा नाम श्रीधर, मैं शराबी हूँ। आज शराब नहीं पिया हूँ। जब 18 साल का था तब शराब पीना शुरू कर दिया। जब 29 साल का हो गया तब मुझे अल्कोहलिक अनोनिमस का मैसेज साइकेट्रिस्ट, मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर श्रीकांत जोशी, मेरे पिताजी और मेरे भिवंडी ग्रुप के ओल्ड टाइमर और फाउंडर मेंबर सुभाष के, इनकी बदौलत मुझे अल्कोहलिक अनोनिमस का मैसेज मिला। 11 साल मैं शराब पिया। पहले 5 साल में 3 महीने में एक बार चुपके से पिया। अगले 6 साल, आखिरी 6 साल जो है, उसमें एक दिन छोड़ के, मतलब अल्टरनेट डे, आधा बाटली शराब पिया हूँ। हम लोग चार घर में बंदे थे, 2 भाई 2 बहनें, मैं सबसे बड़ा था। मेरे पिताजी स्कूल के हेडमास्टर थे, मेरे माताजी स्कूल की टीचर थी, और मेरी दादी फ्रीडम फाइटर थी। और बहुत सारी चीजें थी घर में। वारकरी थे हम लोग, मतलब जो पंडरपुर विठोबा की पूजा करते हैं, तो नॉनवेज नहीं खाते। शराब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरे पिताजी तो जिंदगी भर सुपारी भी नहीं खाए उन्होंने कभी। जो पान में डालते, पान तो खाया ही नहीं, सुपारी भी नहीं खाया, क्योंकि वो टीचर थे। तो आज पीछे मुड़ के देखता हूं तब समझ में आता है कि 4 तरह का नुकसान हुआ मेरा। पहला नुकसान हुआ शारीरिक, मतलब सलाइन लगाना पड़ा, मार खाया, मार दिया, मारा मारी किया। बाद में लीवर की सूजन आई, हाथ पैर कांपने लगे, विटामिन की इंजेक्शन लेनी पड़ेगी, इत्यादि। दूसरा नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ। मेरे पिताजी ने मेरे लिए, मेरे साथ में एक जॉइंट अकाउंट खोला था बचपन से। और जब मैं एडल्ट बन गया और शराब पीने लगा, तो जाके बैंक में मेरा सिग्नेचर ले लिया, लेने को बोला उसको, और उसमें से सब पैसा निकाल दिया जो जिंदगी भर पिताजी ने मेरे लिए बचपन से रखा था। सब निकाल के मैंने दारू पिया उसका। और पार्टनरशिप में धंधा था, मेडिकल स्टोर था, उसमें से भी पैसा ढाप के उसका शराब पिया। और उसके आजू बाजू में जो स्टेपनियां चलती थी, उसके लिए भी शराब, मेरे को पैसा लगता था। तीसरा था काम धंधे का नुकसान, प्रोफेशनल। जो मेरा पार्टनरशिप में धंधा था, उसमें से मुझे हकाल दिया गया। केवल शराब पीता हूँ दिन दहाड़े, मेडिकल स्टोर में बैठ के शराब पीता हूँ, इसके लिए मुझे हकाल दिया गया। और चौथा नुकसान था घर में। तो घर में मेरे साथ कोई बात ही नहीं करता था। अल्कोहलिक अनोनिमस में आने तक मेरे साथ कोई बात ही नहीं करता था। ना बड़े बुजुर्ग करते थे, माताजी, पिताजी, दादी। और जो छोटे थे भाई बहन, वो भी बात नहीं करते थे। ऐसी मेरी अवस्था हो गई। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की शराब बंद करने के लिए, प्यार से पूछा, लाफा मारा, मार दिया, ये किया वो किया, सब कर दिया, भगा दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर अल्कोहलिक अनोनिमस का मैसेज मिला, अल्कोहलिक अनोनिमस में आया। 4 मीटिंग किया भिवंडी ग्रुप का, और फिर मेरी 10 अक्टूबर 1989 से शराब बंद है। आज मैं 35 साल 4 महीना शराब से दूर हूँ, और मेरी उम्र 65 साल है। आज भी मैं, मेरा होम ग्रुप जो है आनंद ग्रुप, कबूतर खाना दादर मुंबई, इसमें मीटिंग करता हूँ। मैं, जैसे अभी चेयरमैन साहब ने बताया, मेरा यूट्यूब चैनल है ए शेयरिंग बम्बई, BAMBAI श्रीधर, SHRIDHAR, ये चैनल है हिंदी के लिए। और मराठी में तो 140 120-25 ऑडियो में डाल के रखा हूँ। हिंदी में कम है, अब टाइम मिलेगा तब डाल दूंगा। मैं प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में लॉ का, और रिटायर हो गया 2020 में। अभी भी मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, LLM को पढ़ाता हूँ, विजिटिंग फैकल्टी। अब ये खत्म होने के बाद में दोपहर को 3 बजे मेरे को फोर्ट कैंपस सिद्धार्थ कॉलेज में जाके LLM को पढ़ाना है। तो ये पढ़ाना मेरा 3 महीना रहता है, फिर 3 महीना आराम रहता है। दिन में 2 घंटा पढ़ाना है, हफ्ते में 2-3 दिन पढ़ाना है।
इससे ज्यादा नहीं करता हूँ। पेंशन नहीं है, प्रॉब्लम्स है। बेटी मेरी इंग्लैंड में सेटल है, उसने सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पीएचडी किया, तो वो वहाँ पे सेटल है। अभी जाऊंगा तो उसकी शादी हो जाएगी। और मेरी मिसेज जो है वो प्रोफेसर है, वो अभी 1 साल में रिटायर हो जाएगी। दादर में मैं भाड़े के घर में रहता हूँ और मेरा घर भिवंडी में हूँ। मीटिंग करता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ और स्टेप का वर्कशॉप भी लेता हूँ, पहला, चौथा, 9वां, 12वां। इसमें से कोई भी एक को पकड़ के पूरा दिन भर 50-40 आदमी साथ में बैठ जाने का और उसके बारे में कागज पेन लिख के शुरू करने का। तो ये सब मैं करता हूँ। मैं खुश हूँ, आनंदी हूँ। अब मैं बोलूंगा, ये हो गई मेरी कहानी। अब मैं बताऊंगा बिग बुक के बारे में। बिग बुक जैसे हमको सबको मालूम है, 10 जून 1935 ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत कही जाती है, क्योंकि उस दिन डॉक्टर बॉब ने आखिरी शराब पी थी। तो 10 जून 1935 से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत हुई। लेकिन तब बहुत कम लोग थे, और जब 100 आदमी हो गए, 40-50 और 100 के बीच में लोग हो गए, तो बिल डब्ल्यू ने 3 आइडिया बताई थी एक्रोन में, डॉक्टर बॉब के घर में जाके वहां के मेंबर को 3 आइडिया बताई थी। आइडिया नंबर 1 किताब लिखना, आइडिया नंबर 2 पैसा जमा करना, और आइडिया नंबर 3 जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते कंपनी के, दवाई की कंपनी के, वैसे अपने मर्सिनरी लिखाए जाएंगे, मिशनरी लिखा रखे रहेंगे, जो अपने कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताए। तो इसमें से सिर्फ पहली आइडिया जो थी वो डॉक्टर बॉब और उसके जो साथीदार थे उन्होंने एंडोर्स की थी, और बाकी का बोले तुम न्यूयॉर्क वाले देख लो, तुमसे होता है तो करो। उसकी भी कोशिश की बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब दोनों ने मिलकर, लेकिन दोनों फ्लॉप हो गए। इसीलिए सिर्फ पहली आइडिया जो थी उसके हिसाब से किताब लिखना शुरू कर दिया। किताब लिखने से पहले जो अपना देयर इज अ सॉल्यूशन करके जो चैप्टर है, इसके ऊपर उपाय है, वो चैप्टर बिल डब्ल्यू ने रीडर डाइजेस्ट में भेजा था। और रीडर डाइजेस्ट के जो एडिटर थे उन्होंने बोला, अरे ये तो बहुत भारी आइडिया है, तुम पूरा किताब लिख के लाओ, हम लोग उसके ऊपर रिव्यू करेंगे, और उसको प्रॉमिस किया था। उसके बाद में बिल डब्ल्यू ने कहानियां लिखना शुरू कर दिया, एक एक चैप्टर लिखते गया। हर लिखने के बाद में ग्रुप में जाके वो डिस्कस करता था सबके साथ में, और ग्रुप वाले जो हैंड टू हैंड, अपने को फुकट की सलाह देने की बहुत आदत है, तो यहाँ तो बिल्डर भी खुद ही अपने को पूछता है, तो सब लोगों ने उसको दे दिया, ऐसा मांगता है वैसा मांगता है। तो इसकी जो प्रिंटिंग की गैली है, वो बिग बुक की अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जीएसओ ने प्रिंट, न्यूयॉर्क ने प्रिंट किया है, कुछ 2000 रुपया उसकी कीमत है। और हर कागज के ऊपर, बिग बुक का हर पेज के ऊपर क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्या क्या ओरिजिनल वर्ड्स है, वो उस गैली में लिख के रखा हुआ है। तो डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू दोनों ने मिलकर लिखना शुरू कर दिया। बिल डब्ल्यू ने उसके पहले जिंदगी में कभी भी किताब नहीं लिखा था, खाली उसने रिपोर्ट लिखा था। शेयर मार्केट में कंपनी में जाके आया, और ये कंपनी में ये मशीनरी है, ये आगे चल के बहुत भारी कंपनी बनने वाली है, इसका शेयर आप ले सकते हैं। इतना 5-10 लाइन का, 1 पेज का रिपोर्ट उसने लिखा था। इसके अलावा उसको लिखने को कोई अनुभव नहीं था। और जब वो लिखना शुरू कर दिया तो उन्होंने कॉपियां बना के कुछ साइकेट्रिस्ट के पास भेजी, कुछ डॉक्टर लोगों के पास भेजी, और पादरी जो है, चर्च के फादर लोग हैं, उनके पास भी भेजी। उन्होंने बहुत सुझाव दिए। पहला सुझाव उसमें ये था कि इसमें भगवान बहुत ज्यादा लिखा है, तो ये भगवान को कट कर दो और उसको हायर पावर में कन्वर्ट कर दो, तो वो कर दिया गया। और दूसरी चीज ये बताई गई थी कि इसमें क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो अगर आगे चल के ये क्रिश्चियन छोड़ के बाकी लोगों के पास जाना है तो ये तकलीफ होगी। इसीलिए इसमें जो हेवन करके कॉन्सेप्ट था, वो हेवन मतलब जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया और उसको यूटोपिया करके कहा गया। यूटोपिया मतलब एक काल्पनिक जगह जहां सब सुख ही सुख होता है। तो इस तरह से हम लोग बिल डब्ल्यू के और उन सब लोगों के ग्रेटिट्यूड मानना चाहिए, उपकार मानना चाहिए कि भाई इन्होंने ये सब नहीं करते थे तो हम लोग आज अंदर नहीं होते, हम लोग पीते रहते थे। तो बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर बॉब ने मिलके ये किताब लिखी। ये किताब का फर्स्ट एडिशन बाहर आया 1939 में आया था। अभी चौथा एडिशन आया है, लेकिन इसके जो 164 पेजेस है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसीलिए बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसमें कुछ डिटेल में बताया गया है। अभी तो एक प्लेन स्पीक करके किताब भी निकाली है बिल डब्ल्यू, अपना ए बिग बुक। 1 मिनट में क्या उसका नाम क्या है एग्जैक्टली आपको बताता हूँ। हाँ, ए बिग बुक प्लेन लैंग्वेज, मतलब इसी 164 लैंग्वेजेस को उन्होंने और सिंपल करके लिखा हुआ है।
तो जिसमें डॉक्टर बॉब की कहानी सब पूरा 164 पेजेस को डिटेल में उसने बताया है। तो इस सब के बाद में हम लोग आज बात करें, अभी मैं आगे उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इसके बारे में बात नहीं करूंगा। आज का मेरा विषय जो है वो डॉक्टर बॉब का भयावह अनुभव, व्यक्तिगत कहानी, और इसको चैप्टर 12 कहा गया है। अंग्रेजी भाषा के मूल पुस्तक के चौथे संस्करण में 42 कहानियां हैं, परंतु इस अनुवादित पुस्तक में केवल डॉक्टर बॉब, जो कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के संस्थापक थे, की कहानी डॉक्टर बॉब का भयावह अनुभव छापी गई है। तो इस तरह से किताब में दो स्टोरी है, एक है बिल डब्ल्यू की शुरू में और एक है आखिरी में डॉक्टर बॉब की स्टोरी। अब डॉक्टर बॉब की स्टोरी से हमको क्या सीखना है, तो सबसे पहले ये सीखना है कि स्टोरी कैसे बताई जानी चाहिए। आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस की तो हजारों मीटिंग है, हजारों मेंबर है, लेकिन हम कहीं से भी शुरू करते हैं और कहीं भी खत्म हो जाते हैं, कुछ आता पता नहीं चलता। लेकिन आइडियली स्पीकिंग स्टोरी कैसी बतानी चाहिए, हम लोग तो ये बोलते हैं कि हम पहले क्या थे, अब क्या है, और अब पहले क्या थे, क्या हुआ और अभी कैसे चल रहा है, इसके बारे में बोलना ये स्टोरी है। तो या तो स्टोरी में बहुत सारे ड्रंकन लॉग्स होते हैं, मैं इधर गिरा उधर गिरा, फिर ये दारू पिया, फिर दूसरी टाइप का दारू पिया, शराब का नाम बोलते हैं, शराब की प्राइस बोलते हैं, और उसके साथ में और क्या क्या स्टेपनी गिरी किया वो भी बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो ड्रंकन लोग बिल्कुल नहीं बोलते। आज सुबह मैं उठा, मेरे साथ बीबी का झगड़ा, मेरा बीबी के साथ झगड़ा हुआ, और फिर ऐसा हुआ, मेरा भेजा खसका, फिर मैंने किताब खोला, मेरे को ये, तो वो स्टोरी बिल्कुल नहीं बताते, वो डायरेक्ट हैंड टू हैंड करके स्टोरी में छोड़ के अपना आज का अनुभव बताते। लेकिन डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू ने जो यहाँ स्टोरी बताई है, तो ये स्टोरी क्या बताई है इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करके, हिंदी बिग बुक जिनके सामने है, जो अपने आप सामने रख सकते हैं, पेज नंबर 166 टू 176, मतलब 11 पेज में ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी लिखी हुई है। इसमें डॉक्टर बॉब ने क्या लिखा हुआ है ये हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहले ये है कि हम क्या थे, कहां से आए, शराब पीने से पहले कैसे थे, इसके बारे में जानकारी बताने के लिए डॉक्टर बॉब ने शुरुआत की है। वो बताता है कि मेरा जन्म जो हुआ, वो अपने जन्म से स्टोरी शुरू करते हैं, पहली बार शराब पिया वहां से स्टोरी नहीं शुरू कर रहे, हम कैसे थे, व्हाट वी वेयर लाइक, यहाँ से शुरू करता है। तो बोलता है मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ जिसकी आबादी 7,000 लोग थी। अब उनका जन्म जो हो गया है वो 19वीं शताब्दी में हुआ है, 20वीं शताब्दी में नहीं। तो वहां अमेरिका के अंदर एक जो छोटी सी गांव है उसमें उनका जन्म हुआ। और वो कहते हैं कि इस गांव का नैतिक स्तर आमतौर पर औसत दर्जे से कहीं अधिक था। मतलब जहाँ पे हर हर गांव का एक हुलैया होता है कि जैसे आप पेरिस जाओ, जैसे या और कहीं और जाओ, तो वो शहर जो है किस चीज के लिए जाना जाता है, आध्यात्मिक चीज के लिए जाना जाता है, मंदिरों के लिए जाना जाता है, चर्च के लिए जाना जाता है, बिजनेस के लिए जाना जाता है, पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। तो ऐसे ये गांव है, ये गांव में कह रहे हैं बिल डॉक्टर साहब कि आमतौर से इनका नैतिक स्तर ज्यादा था। और दुख की बात यह कि ऐसे नैतिक स्तर ज्यादा होने वाले गांव में डॉक्टर बॉब का जन्म होने के बावजूद डॉक्टर बॉब मेरे आपके जैसा बेवड़ा बन गए। ओके, तो डॉक्टर बॉब आगे चल के बताते हैं कि इस गांव में कई गिरजाघर और स्कूल थे। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें चर्च नहीं था, इसमें स्कूल नहीं था, अन्नाड़ी लोग थे, छोटा सा गांव था, ऐसे नहीं है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बराबर, लाउड एंड क्लियर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर बॉब ने शुरू में कहानी बताने से पहले मेरा गांव कौन सा था, मेरे गांव का स्तर नैतिक कैसा था, मेरे गांव में गिरजाघर था, ये बताया। उसके बाद में वो अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि मेरे पिताजी जाने माने कारोबारी थे और वो चर्च के कामकाज में हिस्सा कार्यों में माँ और पिताजी दोनों हिस्सा लेते थे। तो उन्होंने बाद में अपने माँ बाप के बारे में बताया, फिर अपने बारे में बताया है कि वो कहते हैं कि मैं मेरे माँ बाप का इकलौता इंसान था, लेकिन मैं स्वार्थी था, सेल्फिश था, अपने अलावा किसी चीज से ज्यादा सोचता नहीं था। तो डॉक्टर बॉब अभी हमको सिर्फ अपने बारे में नहीं बता रहे, वो अपने अल्कोहलिज्म के सीड्स, बीज कहाँ था उसके बारे में बता रहे हैं, कैरेक्टर डिफेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि मैं स्वार्थी बन गया
और जिसने मुझसे शराबीपन लाने से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब वो खुलेआम कहते हैं कि बिकॉज आई वॉज सेल्फिश आई टर्न आउट टू बी अल्कोहलिक। मैं शराबी अपना स्वार्थी था, इसीलिए मैं आसानी से शराबी बन गया। लेकिन आगे चल के डॉक्टर बॉब अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि बचपन से लेकर हाई स्कूल तक मुझे जबरदस्ती चर्च भेजा जाता था। तो उनका जैसे कि हर बंदा जो अल्कोहलिक है उसके बारे में डॉक्टर साइकेट्रिस्ट बिग बुक में बताते हैं कि ये बिलीजरेंट है, BELIGERENT। दूसरा वर्ड यूज किया है डिफाइंट है, मतलब बोलेगा दाई तरफ जाओ तो बेवड़ा दाई तरफ नहीं जाएगा, बाई तरफ जाएगा। ये गंदगी है, इसको खाओ मत बोलेगा तो बेवड़ा उसको खा के देखेगा। देखो तो जरा मैं कितना गंदगी है। अब लोग बोलेंगे उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, या लोग बोलेंगे उसका विपरीत करना उसका स्वभाव है। और ऐसे ही डॉक्टर बॉब कहते हैं कि मैंने संकल्प लिया कि जब मैं माँ बाप के दबाव से मुक्त हो जाऊंगा तो मैं दोबारा गिरजाघर में कदम नहीं रखूंगा। तो डॉक्टर बॉब ने ये आगे चल के उन्होंने लिखा है अपने डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइम स्टोरी जो है, जो उनके मृत्यु के बाद में 50 साल के बाद में ऑलमोस्ट हमने लिखी है, लेकिन तब ढूंढ ढूंढ के निकाला उनके साथीदार कौन है, उन्होंने क्या बताया, क्या लिखा था। और एक डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर करके स्टोरी है, किताब है अलग से। उसका हिंदी संस्करण हुआ नहीं है, कब होगा मुझे मालूम नहीं। मराठी भी ट्रांसलेट बहुत लोगों ने किया है, लेकिन उसका कुछ परमिशन नहीं आया, बोलता है कि क्या हुआ भगवान जाने। उसमें मेरे को ज्यादा अक्कल नहीं है, इसलिए मैं चुप बैठूंगा। लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जीएसओ में बैठे लोग कोई सोए नहीं है, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, इसके बारे में मुझे खातरी। तो डॉक्टर बॉब बताते हैं कि मैं डिफाइंट था। मैं तब तय कर दिया कि जबरदस्ती साला हर संडे को मेरे को चर्च भेजते। जब अपने जिंदगी के विधाता खुद बनेंगे, वो विधाता का डायलॉग है ना, वो मैं हमेशा मारता था। अपने जिंदगी के तकदीर के बादशाह हम बनेंगे, तब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो वैसे ही डॉक्टर बॉब ने तय किया कि फिर चर्च में नहीं जाऊंगा। और उन्होंने आगे लिखा है, डॉक्टर बॉब गुड ओल्ड टाइमर स्टोरी में लिखा हुआ है कि सही में वो चर्च में अगर जबरदस्त जरूरी काम होगा तभी चर्च में जाते थे, वरना चर्च में जाते ही नहीं थे। तो बाद में उन्होंने शराब कहाँ शुरू हुआ वो बताया है कि स्कूली शिक्षा के बाद देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में 4 वर्ष बिताए। यहाँ शराब पीना पढ़ाई के साथ मनोरंजन की एक बड़ी गतिविधि मानी जाती थी। मैंने भी बहुत पी और बिना किसी शारीरिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना किए हुए बहुत आनंद लिया। ओके, तो डॉक्टर बॉब का दारू पीना शुरू हो गया था उनके कॉलेज के 4 सालों में। लेकिन उन्होंने आगे चल के ये कबूल कर दिया है कि मुझे जिंदगी में सरदर्द कभी नहीं हुआ, और मुझे भरोसा हो गया था कि मैं शुरू से ही शराबी था। मैंने जब शुरू किया तब से मैं बेवड़ा ही बन गया हूँ। अक्सर कई लोग बोलते हैं कि मैं 20 साल पिया, उसमें से 15 साल अच्छी तरह से पिया, मतलब जिसको हम लोग सोशल ड्रिंकर कहते हैं, और फिर उसके बाद में मैं बेवड़ा बन गया। लेकिन डॉक्टर बॉब यहाँ कबूल करते हैं मेरे जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। तो मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि मैं शुरू से ही शराबी था। मतलब जब मैं शराब पीना शुरू कर दिया मुझे आनंद मिला, और फिर मैं बेवड़ा बन गया। क्योंकि डॉक्टर बॉब का पीने का जो स्टैमिना था वो बहुत जबरदस्त था। डॉक्टर बॉब कहते हैं अगले 3 वर्ष में बोस्टन, शिकागो और मॉन्ट्रियल में बिताए। वहां बड़े कारखाने में काम किया। अब शिक्षा की पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी धंधा शुरू हो गया। लेकिन डॉक्टर बॉब के बारे में ऐसा है कि 3 साल उन्होंने काम किया, सिर्फ आधा दिन छुट्टी लिया। लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद 3 साल काम करने के बाद फिर एक बार वो पढ़ाई करने लगे, और वो थी डॉक्टरी की शिक्षा। तो पृष्ठ क्रमांक 168 में लिखते हैं, मैं जिनके पास किताब रहेगा वो सामने रखो भाई, मैं लाइन से जा रहा हूं ताकि उसके अपने को ढूंढने में मजा आ जाएगा। तो मेरा अगला कदम डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करना था, और इसमें डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं जल्द ही शराब पीने वाली संस्था का लीडर बन गया। मतलब मैं बहुत शराब पीने लगा। पहले से तो मेरे पास एक्सपीरियंस था ही। मैं 4 साल कॉलेज में पिया, फिर 3 साल अलग अलग जगह नौकरी किया तब पिया, और अभी तो मैं मेडिकल में आ गया हूं, तो अभी तो मैं उनका लीडर बन गया। लेकिन डॉक्टर बॉब कहते मुझे डर था कि यदि किसी ने मुझसे कुछ बोलने के लिए कहा तो तमाशा ना खड़ा हो जाए, क्योंकि मैं
अपनी कक्षा में जाता नहीं था, मतलब शराब पी के कॉलेज में नहीं जाता था क्योंकि उनको डर था। लेकिन डॉक्टर बॉब जल्दी फुल फ्लेज बेवड़ा बन गए और वो कहते हैं मेरी हालत बद से बदतर हो गई और मेरी समझ में आ गया, मैंने सोच लिया कि यह पूरा पढ़ाई मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। और वो कल्टी मारते हैं हॉस्टल से और अपने दोस्त के साथ कहीं जाके रहते हैं। लेकिन वो और बीमार हो जाते हैं तो दोस्त उनके पिताजी को सूचना भेजते हैं। पिताजी लंबी यात्रा करके मेरे पास आए ताकि वह मेरा इलाज करवा सके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओके, क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे थे, डॉक्टर बोल रहे हैं। और उसके बाद में डॉक्टर कह रहे हैं मुझे एक पश्चिमी शहर में डॉक्टरी की ऐसी सिखलाई जिसकी उस समय बहुत मांग थी करने का मौका मिला। अभी उनके पिताजी ने उनको घर पे लेके गया, उसको डॉक्टर भेजा और उसको ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद उनको समझ में आया कि पेट दर्द होता है। ये पेट दर्द होने के बाद में अगर शराब पिएगा तो पेट दर्द बंद हो जाता है, मतलब जिसको हम उतारा कहते हैं कि ये होने के लिए ये करना पड़ता है। तो बाद में उनको रिहैब में एडमिट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कई बार अपनी इच्छा से पास के स्वास्थ्यालय में दाखिल हो जाता था। आज हम जिसको रिहैब कहते हैं उसको कुछ नाम अलग रहेगा, लेकिन वो वहां पे एडमिट होते थे। आखिरकार ये सब नाटक चलता रहा और आखिरकार मेरे पिताजी ने अपने शहर के एक डॉक्टर को मेरे पास भेजा जो मुझे वापस लाने में सफल हुए। यहाँ 2 महीने तक मैं बिस्तर पर लेटा था। मतलब उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनको दिन रात 2-3 महीने तक पूरा बेड रिडन जिसको कहा जाता है वो हो गया। अब इसी दरमियान उनकी शराब तो बंद नहीं हो रही है, पिताजी कोशिश कर रहे हैं, वो भी रिहैब सेंटर में जा रहे हैं। और अचानक बीच में अमेरिका में नशाबंदी आ गया, मतलब जिसको ड्राई बोलते हैं हम लोग। आज जिसको हमारे महाराष्ट्र में 2-3 डिस्ट्रिक्ट है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट है, चंद्रपुर है, गढ़चिरौली है, जिसमें शराब बंदी है। या हमको मालूम है गुजरात राज्य है जिसमें बहुत सारे लोग, ये लोगों को मालूम रहेगा कि शराब बंदी है। तो वैसे पूरा 18वां संशोधन बंद आ गया, हो गया शराब। लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मुझे लगा कि अभी शराब कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन सब जगह मिलेगा। पता था कि शराब की कालाबाजारी करने वाले लोग शीघ्र उभर आएंगे। शुरू में मैंने सामान्य मात्रा में ही शराब पी, लेकिन पुरानी आदतों पर लौटने के लिए मुझे थोड़ा ही समय लगा। इन्हीं आदतों ने पहले मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। तो डॉक्टर बॉब ऑब्सेशन के बारे में बताते हैं और एलर्जी के बारे में बताते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि मुझे डर लगता था। क्या डर लग रहा था शराब पीने के दौरान? एक तो नींद नहीं आएगी, शराब नहीं पीऊंगा तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो क्या करूंगा यार। और दूसरा डर था मेरी शराब खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो, तब तक उनकी शादी हो गई थी, तो वो कह रहे थे कि मेरी पत्नी दोपहर में घर से बाहर जाने का कार्यक्रम बनाती तो मैं चोरी से शराब की काफी मात्रा घर लेकर कोयले के डिब्बे में, कपड़ों के ढेर में, दरवाजे की चौखट में, छत की खोह में, या तहखाने की शहरीतों के बीच, या दीवार की दरारों के बीच छुपा देता था। कभी शराब की बोतलें पुरानी संदूक, पुरानी कैन में यहाँ रख, तक राख वाले डब्बे में भी छुपाता था। शौचालय के ऊपर बनी टांकी में कभी नहीं छुपाता था क्योंकि वहां आसानी से बोतलें दिखाई दे जाती थी। तो डॉक्टर बॉब अपने ड्रंकन लॉक्स में बताते हैं कि मैंने कहां कहां शराब छुपाई थी। उसके बाद में डॉक्टर ने बताया है कि अब मैं अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के अनुभव को अधिक विस्तार में लिखकर पृष्ठों को नहीं भरना चाहता हूं। तो इन्होंने अपने ड्रंकन लॉक्स खत्म कर दिया। हमारी स्टोरी में हमको यही समझ में नहीं आता है कि ड्रंकन लॉक से निकल के सोबराइटी में या स्ट्रगल कैसे किया अल्कोहलिज्म में, ये बताने के लिए हमको अवसर ही नहीं मिलता क्योंकि हम अपने ड्रंकन लॉक में इतने मूड में गुम हो जाते हैं। मैं इधर पिया, मैं उधर पिया, ये टाइप का पिया, वो टाइप का पिया, भारी वाला पिया, सस्ते वाला पिया, रस्ते वाला गिला। लेकिन डॉक्टर बॉब ने यहाँ बताया कि मैं रुकता हूं, अभी अपनी स्टोरी में नहीं बताता हूं। लेकिन वो अभी सोशल एंगल बताते हैं कि अपने दोस्तों से बिल्कुल अलग थलग हो गया। मतलब सबसे पहला असर हो गया, मेरे दोस्त कट गए, अकेला शराब पीना। मेरी नींद न आने का भ्रम यह मांग करता था कि मैं हर रात शराब में धुत हो जाऊं। तो डॉक्टर बॉब कहते हैं कि ये डर मुझे सताता था, इसके लिए मैं इतना पीता था तो मैं टाइट ही हो जाता।
और यह सिलसिला कितने साल चला? डॉक्टर बॉब कहते हैं यह सिलसिला 17 साल तक लगभग ऐसे ही बिना कठिनाई से चलता रहा। रोज पैसा कमाना, शराब खरीदना, छुपा कर घर ले आना, पीकर धुत हो जाना, सुबह की घबराहट और पैसे कमाने के योग्य रहने के लिए, अपने को शांत रखने के लिए नींद की दवाई की बड़ी बड़ी खुराकें लेना, यह सब निरंतर चलने वाला एक बहुत भयानक अनुभव था। तो डॉक्टर बॉब ने अपने शराब बंद करने के लिए मैंने क्या क्या करना शुरू कर दिया उसके बारे में बताना चालू कर दिया। वो कहते हैं सिर्फ बियर पीने का एक अनुभव था और मेरा वजन इतना बढ़ गया कि मेरे दोस्त लोग डुक्कर सुअर बोलने लगे। मैं सुअर की तरह दिखने लगा था और मुझे सांस लेने में कष्ट हो गया था। यहाँ पे उन्होंने ये जो अपना बियर का जो ट्रायल एरर करने का, शराब बंद करने के लिए क्या करना था, ये खत्म हो गई कहानी। आगे चल के डॉक्टर बॉब अब शराब बंद होने की तरफ कैसे मुड़े, तो सबसे पहले वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में बताते हैं। यहाँ कहानी में ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऐसा लिखा नहीं है। पेज नंबर 173 पैराग्राफ नंबर 2, जब मैंने बियर पीने का प्रयोग कर रहा था उस दौरान मेरा परिचय कुछ ऐसे लोगों से हुआ, ऐसे लोगों से मतलब ऑक्सफोर्ड ग्रुप के लोगों से, जिनकी शांति, अच्छी सेहत और खुशी देखकर मैं उनकी तरफ आकर्षित हुआ था। अब डॉक्टर बॉब ने ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में बताया है, लेकिन ज्यादा विस्तार से नहीं बताया। दो चीजों के लिए विस्तार से नहीं बताया। एक ये है कि हमको ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में ज्यादा नहीं बताना था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस, हम लोग शराब कैसे बंद किया है उसके बारे में बताना था। ऑक्सफोर्ड ग्रुप तो सबके लिए था, सिर्फ शराबी लोगों के लिए नहीं था। जिसको जिस चीज से तकलीफ होती है और वो चीज छोड़ नहीं सकता है, उसके लिए ऑक्सफोर्ड ग्रुप था, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी वाला ग्रुप था। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप का जो फाउंडर मेंबर था वो नाजी, प्रो नाजी था, इसीलिए उसके नाम के बारे में ज्यादा जिक्र डॉक्टर बॉब ने अपने स्टोरी में नहीं किया है। तो बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी, इसमें कहना ये डॉक्टर चाहते थे कि ऐसा नहीं है कि बिल डब्ल्यू ऑक्सफोर्ड ग्रुप में गया, उसकी शराब बंद हो गई, ऐसा डॉक्टर बॉब के बारे में बिल्कुल ही नहीं गया हुआ। और जब बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब को मिला था, इसके बारे में आगे चल के परिचय दिया हुआ है, विस्तार से बताया है, तब डॉक्टर बॉब को ऑक्सफोर्ड ग्रुप के 6 प्रिंसिपल्स और बाकी सब चीजें मालूम थी। अगर बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर बॉब को मैं ऑक्सफोर्ड ग्रुप में गया और फिर ऐसा हुआ बोला रहता था 10 जून के जो पहली बार मिला तभी, तब हो सकता है कि शायद डॉक्टर बॉब कुछ मानते नहीं थे। लेकिन उस दौरान क्या हुआ ये आगे बिल्कुल डॉक्टर बॉब बताते हैं। लेकिन पहले वो बताते हैं कि मेरी पत्नी को इनमें गहरी रुचि होने लगी। मतलब ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ये जो डॉक्टर बॉब की पत्नी जो है उसने ज्यादा इंटरेस्ट लिया, जिसकी वजह से उसके वहां दोस्त हो गए। और उसकी एक जो दोस्त थी उसका नाम था हेनरिटा साइबरलिंग। और ये हेनरिटा साइबरलिंग के बाद में आगे कहानी शुरू होती है। लेकिन पहले डॉक्टर बॉब बोलते हैं, हम शराबियों को ईश्वर का यह वरदान है कि हमें दुनिया में सबसे अच्छी स्त्रियां पत्नियों के रूप में मिल जाती है। ओके, तो वो आगे चल के कबूल करते हैं कि भाई मेरी बीवी सबसे भारी। लेकिन इसके आगे चल के उन्होंने ये बताया, पेज नंबर 174, इस समय के दौरान एक शनिवार दोपहर मेरी पत्नी एक महिला का टेलीफोन आया। ये जो महिला है उसका नाम है हेनरिटा साइबरलिंग, जो उसकी सहेली है। किसकी सहेली? डॉक्टर बॉब की और बिल डब्ल्यू की सहेली है। वो शायद ऑक्सफोर्ड ग्रुप में भी जाती रहेगी। तो वो मदर्स डे था। मदर्स डे होने की वजह से जब हेनरिटा साइबरलिंग ने फोन किया, बिल डब्ल्यू अटक गए थे एक्रोन में, होटल में रुके थे। होटल का पैसा देने के लिए, बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे। तो चर्च की डायरेक्टरी में देख के 10 आदमी को फोन किया, उसमें एक आखिरी वाला था वॉल्टर टंक। और ये वॉल्टर टंक ने हेनरिटा साइबरलिंग का नंबर दिया और हेनरिटा साइबरलिंग को बिल डब्ल्यू ने फोन किया और बोला, आई एम अ रम हाउंड फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड आई वांट टू टॉक विद अनदर अल्कोहलिक। तो वो बोले, रुक जा भाई, मेरी एक सहेली है, उसका आदमी जो है बहुत पीता है, उसको देखता हूँ। तो ये सहेली ने, हेनरिटा साइबरलिंग ने डॉक्टर बॉब की पत्नी को फोन किया, जो मदर्स डे था, और उसकी कहानी बिग बुक पे पहले भी आई है। वहां पे बिल डब्ल्यू ने लिखा हुआ है कि डॉक्टर बॉब टाइट थे। वो बताती थी कि भाई वो फूल का गमला लेके आए, गमला टेबल पे रखे हैं और साहबजादे टेबल के नीचे उल्टा सोए हुए हैं। तो डॉक्टर बॉब टाइट थे। तो उस दिन तो जा नहीं पाया, तो बिल डब्ल्यू को ये हेनरिटा साइबरलिंग ने अपने घर पे बुलाया और उसका जो आउट हाउस था उसमें रखा उसको। दूसरे दिन शाम को 5 बजे डॉक्टर बॉब और उनकी पत्नी दोनों
हेनरिटा सैबरली के घर पे आए और डॉक्टर बॉब ने पहले कबूल किया था कि ये जो भी कोई है उसके साथ में 15 मिनट से ज्यादा बात नहीं करूंगा। पहला बोलता है हाय मंजूर तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। तो डॉक्टर बॉब उसका वर्णन करते हैं, हम इस महिला के घर पूरे 5 बजे पहुंचे और जब हम वापसी के लिए निकले तो रात के 11:15 बज गए थे। मतलब 6 घंटा उन्होंने बात किया। क्या बात किया, दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या बात किया, उसके बारे में डॉक्टर ने आगे चल के बताया है कि ये जो बंदा बोल रहा था ये मेरी भाषा बोल रहा था। लेकिन डॉक्टर बॉब की शराब तुरंत बंद होने के बावजूद बिल डब्ल्यू का कहना था कि हमको इसी दुनिया में रहना है, हमारे लिए कोई बेउडिस्तान नाम का कोई अलग देश, अलग शहर, अलग मोहल्ला नहीं बसाया जाएगा। तो हम जो कुछ आज कर रहे हैं उसी को कल भी करना है। शुरू में कुछ चीजें नहीं करना है। लेकिन डॉक्टर बॉब ने बताया कि मुझे एक राष्ट्रीय सोसाइटी की मीटिंग में जाना है। तो बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब की पत्नी ने बोला, इतने साल जाते हो, हर टाइम जाके टाइट होके आते हो, क्यों जाते हो, अभी मत जाओ ना। लेकिन डॉक्टर बॉब, हम लोग बेवड़ा लोग हैं, अपनी बीवी की सुनते नहीं। तो डॉक्टर बॉब बोला नहीं नहीं मुझे जाना है। और बिल डब्ल्यू बोला कि नहीं भैया, हमको इसी दुनिया में रहना है, हमारा सब कामकाज तो वही करना है, तो हमको तो शराब से दूर रहने के लिए सीखना पड़ेगा। तो डॉक्टर बॉब को परमिशन बिल डब्ल्यू ने दे दिया। बिल डब्ल्यू की परमिशन की वजह से डॉक्टर बॉब निकले और डॉक्टर बॉब निकलने के बाद वो बताते हैं, यह रविवार की बात थी, मैं उस रात शराब पीकर धुत हो गया और सोमवार रात का खाना खाने तक मैंने शराब नहीं, परंतु उसके पश्चात मैंने फिर पी और धुत हो गया। जितनी शराब मैं शराब घर में बैठकर पी सकता था उतनी मैंने पी और फिर और शराब पीने लिए होटल के कमरे में गया। तो दूसरे गांव में जाके डॉक्टर बॉब बहुत टाइट हो गए, वहां से वापस आए। उसकी कहानी इन नटशेल पेज नंबर 175 पे दिए है। और फिर उन्होंने आखिरी शराब पिया उसके बारे में लिखा है। यह घटना 10 जून 1935 की है और यह आखिरी बार शराब पीना था, डॉक्टर बॉब लिखते हैं। अब जब मैं लिख रहा हूं तो इस बात को 4 साल हो चुके हैं, मतलब 1935 टू 1939। तो 4 साल के बाद डॉक्टर बोल रहे हैं मैं लिख रहा हूं। तो डॉक्टर बॉब यहाँ विस्तार से बताते हैं कि हमने क्या बात किया, बिल डब्ल्यू ने क्या बताया मेरे को। यार मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जा रहा था। मैं ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाके उनके जो 6 प्रिंसिपल्स है, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट प्यूरिटी, एब्सोल्यूट लव, ये सब मुझे मालूम था, फिर भी मेरी शराब बंद नहीं हो रही थी। और ये बेवड़ा आके मेरे को क्या बोला, तो उन्होंने लिखा है कि यह पहला जीवित व्यक्ति था, पेज नंबर 175 पैराग्राफ नंबर 3। यह जीवन में पहला व्यक्ति था जिसको शराबीपन के बीमारी के बारे में अपने निजी अनुभव द्वारा जानकारी थी और उसको पता था कि यह क्या हो रहा है। दूसरों अर्थों में कहे तो वह मेरी भाषा बोल रहा था, जिसको हम लैंग्वेज ऑफ हार्ट बोलते हैं। तो वह मेरी भाषा बोल रहे थे। उसके पास हर संभव उत्तर था और निश्चित ही उसने उन्हें किताबों में पढ़कर नहीं सीखा था, वो अपने अनुभव से बिल डब्ल्यू को अक्ल आई थी। तो आगे चल के डॉक्टर बॉब बताते हैं, आज मैं इतने साल से दूर हूँ। ये चैप्टर के शुरू में लिखा है कि डॉक्टर बॉब का मृत्यु तक डॉक्टर बॉब ने 5000 स्त्री और पुरुषों तक अल्कोहलिक्स अनस का संदेश दिया था और उनके साथ में सिस्टर इग्नेशिया भी थी, जिसका फोटो जो है वो डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर में है। और सिस्टर इग्नेशिया जो थी वो हर जाने वाले पेशेंट को बोलते थे, या कभी मिलने को आता था साल 2 साल के बाद भी सिस्टर इग्नेशिया को, बेवड़ा सुधर गया और आता था मिलने को, हाय सिस्टर हाउ आर यू। तो सिस्टर उसको याद कराती थी कि भाई अल्कोहलिक्स अनस में जाते रहना, मीटिंग करते रहना, प्रोग्राम करते रहना, 12 कदम लेते रहना, और अगर नहीं करोगे तो शराब पियोगे और तेरे साइज का पायजामा मेरे पास तैयार है। इसका मतलब ये है कि तू वापस पिएगा और मेरे पास आएगा तो तेरा पायजामा तैयार है, मैं तुमको एडमिट करवा लूंगी। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बाद में समझ में आया कि शराब से दूर रहने के लिए हमको 12 कदम का इस्तेमाल करना चाहिए, जो इस किताब में दिए हुए हैं, और वही तो इस किताब का पर्पज है, हेतु है। लेकिन आगे चल के डॉक्टर बॉब इस स्टोरी में लिखते हैं कि भाई मैंने जो कुछ किया और जो आज भी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैंने सीखा है कि दूसरों तक पहुंचाने में लगा देता हूं। मैं अपना अधिक से अधिक समय, कुछ लोग हमको बोलते हैं
कि काम धंधा छोड़ दो और फिर अल्कोहलिक सनस का काम करो। बिल डब्ल्यू ने बिल्कुल ऐसा नहीं बताया। बिल डब्ल्यू बोलता है तुम्हारा खानदान है, तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारी खुद की जिंदगी है, इसके लिए काम करना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है। पैसा चोर है, पैसा नालायक है ऐसा बोल के नहीं चलेगा। पैसा माध्यम है, पैसा कमाना ही चाहिए। तुम्हारी अपनी खुद की जिंदगी है, उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो करना चाहिए, और जो समय बचता है उसमें आपको अल्कोहलिक सनस का काम करना है। अब कुछ भाग्यवान लोग ज्यादा समय देते हैं, कुछ कम देते हैं, अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन डॉक्टर बॉब यहाँ कहते हैं मैं अपना अधिकाधिक समय जो कुछ मैंने सीखा है दूसरों तक पहुंचाने में लगा देता हूं, जिन्हें उसकी बहुत जरूरत है और उस लेने के लिए इच्छुक भी है। अब ऐसा मैं क्यों करता हूं भाई, 12वां कदम क्यों करता हूं, लोगों तक मैसेज क्यों देता हूं, काम धंधा छोड़ के मैं यहाँ क्यों आ जाता हूं? तो इसके लिए बताया है कि 4 चीजें बताई है डॉक्टर बॉब ने कि आज भी मैं मीटिंग क्यों जाता हूं, आज मैं अल्कोहलिक सनस में क्यों इन्वॉल्व हूं, आज मैं प्रोग्राम क्यों। कल परसों मैं कहीं तो गया था, मेरे नजदीक वर्ली में गया था, तो एक नया लड़का था, नया लड़का मेरे को पूछ रहा था कि मीटिंग में नहीं आऊंगा तो क्या होगा। तो मैं बोला देख भाई 35 साल में शराब से दूर हो, मैं विपश्यना जाता हूँ 10 दिन का प्रोग्राम में, तो तभी मैं 10-12 दिन मीटिंग नहीं करता हूँ। इसके अलावा किसके साथ झगड़ा हुआ, किसके साथ मारामारी हुआ, ये अच्छा नहीं लगता है, वो ऐसे किसी भी कारण की वजह से मैं शराब अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग से दूर नहीं रहा हूँ। तो मैं तुम्हें अल्कोहलिक एनोनिमस में आने की वजह से मेरा 35 साल में क्या फायदा हुआ ये मैं पक्का बता सकता हूँ। नुकसान क्या हुआ वो तो वही लोग बताएंगे जो नहीं आते हैं, जो स्लिप हुए हैं, ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस से बाहर गए और कुछ साल के बाद में वापस आए वही बता सकते हैं। लेकिन डॉक्टर बॉब यहाँ पे अपने अनुभव में, डॉक्टर बॉब का भयावह अनुभव, ये जो स्टोरी है उसमें डॉक्टर बॉब बताते हैं मैं ये 4 चीजों के लिए करता हूँ। कारण क्रमांक 1 है कर्तव्य का एहसास। ये मेरा जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी ने मेरे लिए टाइम निकाला, किसी ने मेरे लिए पैसा खर्चा किया, किसी ने मेरे लिए और क्या क्या किया, तो उसका ग्रेटिट्यूड है, तो ये मेरा कर्तव्य है। दूसरा है ऐसा करना आनंदमय है। अभी जिंदगी में टाइम पास करने के लिए मुझे पिक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे ये करने के, मैं आराम से आनंदी रहने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जाता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस के न्यू कमर के साथ बात करने से आप उसके कंधे पे हाथ डालो और अपनी स्टोरी बताना शुरू कर दो, तो वो खुद ही अपनी स्टोरी बताना चालू करता है और वो जो आनंद है वो हमें मिलता है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तीसरी चीज ये है कि क्योंकि ऐसा करने से मैं उस व्यक्ति का ऋण उतार रहा हूं जिसने यह संदेश मेरे तक पहुंचाने के लिए अपना समय दिया। जिस बंदे ने मुझे मैसेज दिया, जिस बंदे ने मुझे पहला मीटिंग में लेके गया, जिस बंदे ने मेरी जिंदगी में कठिनाइयां आई तब मेरे साथ रहा, वो चाहे मेरे स्पॉन्सर रहेंगे, चाहे मेरे होम ग्रुप, कई सारे लोग ऐसे होम ग्रुप ही नहीं है। मैं बोला अरे यार होम ग्रुप तो होना मांगता है, तेरे घर के बाजू में, तेरे ऑफिस के बाजू में, तू जहां ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करता है, तू जहां ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल है लोगों के साथ में, वो तेरा होम ग्रुप हो गया ना। उसकी बिजनेस मीटिंग में तू बैठ सकता है, तो होम ग्रुप होना जरूरी है। तो होम ग्रुप में मैं जाता हूं। तो डॉक्टर बॉब यहाँ कहते उस व्यक्ति का ऋण उतार रहा हूं जिसने यह संदेश मेरे तक पहुंचाने के लिए समय दिया है। और चौथा चीज बताए, क्योंकि हर बार मैं जब यहाँ यह करता हूं तो मैं भविष्य में आने वाली शराब पीने की किसी भी संभावना के प्रति सुरक्षित महसूस करता हूं। जैसे लाइफ LIC का पॉलिसी निकालते, उसका प्रीमियम नहीं भरेगा तो गया, इसी तरह से मैं मीटिंग करता हूं तो प्रीमियम भरता हूं। तो ये 4 कारण बताए, कर्तव्य का एहसास, आनंदमय जिंदगी, बराबर है, कर्तव्य का एहसास, आनंदमय जिंदगी, उस व्यक्ति का ऋण उतारना, और भविष्य में आने वाली, मतलब मैं आगे, अब मैं 35 साल हूं, अरे मैं जब 26 साल सोबर था, मैं एक मीटिंग में गया था भाईकला, उस एक बंदे ने, बुढ़ा था, बोला मेरा पहला बर्थडे, तो मैं उसकी तरफ देख के ऐसा चौंक गया कि इतना बुढ़ा आदमी पहला बर्थडे। तो बोले बेटा पहला बर्थडे नहीं है मेरा, मैं दूसरी बार पहला बर्थडे कर रहा हूं, मैं 28 साल सोबर था, 28 साल के बाद पिया। अरे मेरी चड्डी पीली होगी। मैं अपना स्पॉन्सर को फोन किया और मेरे स्पॉन्सर विश्वनाथ गुरुजी, अनिल डी, शंकर, सुनील के, और अभी 5वां बंदा है, तो इनको सबको मैं पूछता था, तो सबने मुझे बताया अरे भाई 25 साल के बाद सिल्वर टोकन लेने के बाद कोई कवच कुंडल नहीं मिलता है जिसके तू बाद में शराब नहीं पिएगा। तो जिंदगी में अल्कोहलिक एनोनिमस के पास ऐसे बहुत सारे अनुभव है कि जो 25 साल के बाद भी पिए। तो तभी मेरे को समझ में आया कि अरे यार मैं वापस पी सकता हूँ,
कितने भी साल के बाद मैं पी सकता हूँ, इसमें स्टोरी दिया है 25 साल के बाद में पिया करके। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में वापस मैं पीना नहीं चाहिए, इसके लिए मेरा इंश्योरेंस निकालना है, इसके लिए मैं मीटिंग में आता हूँ, इसके लिए मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आता हूँ। अब ये 4 चीजें बताने के बाद में डॉक्टर बॉब लोगों को अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में बोलते हुए समझते बताते हैं कि आप नास्तिक हो, अज्ञेयवादी हो या परमात्मा के अस्तित्व पर संदेह करने वालों में है, या आपके कुछ ऐसा बुद्धिजीवी अहम है, अहम मतलब ईगो, कि जो आपको इस पुस्तक में लिखी बातों को स्वीकार करने से रोकता है, तो मुझे आपके लिए खेद है। यदि आप अभी भी सोचते हैं कि आप इतने मजबूत है कि अकेले बाजी मार सकते, तो ये किताब में, ये संस्था के बारे में डॉक्टर बॉब अपने अनुभव कथन में, अपने स्टोरी में बताते हैं कि भाई तू भगवान का मानने वाला है, ना मानने वाला है, नास्तिक है, अज्ञेयवादी है, सब छोड़ दे भाई, तू इधर आके। क्योंकि डॉक्टर बॉब आगे चल के कहते हैं कि आपको किसी सहायता की आवश्यकता है, तो हम यह जानते हैं कि हमारे पास आपके लिए उत्तर है। मेरा स्पॉन्सर के पास सब चीज का जवाब है। अगर उसके पास जवाब नहीं है तो उसने एट टाइम्स मुझे लेके गया, दूसरा ए मेंबर के पास लेके गया। विश्वनाथ गुरुजी मेरे को अनिल डी के पास लेके गए, अनिल डी और किसी के पास भेजे है या किसी के साथ इंट्रोडक्शन करवा दिए मेरे को कि भाई इसके बारे में मुझे अनुभव नहीं है। अब मेरे को, मैं प्रिंसिपल था तो मेरे को पैसा खाने की कुजली आई थी, तो मैंने स्पॉन्सर को फोन किया, तो बोला पैसा खाने का अनुभव मेरे पास तो है नहीं, लेकिन इसके पास है, तो इसको फोन करना। फिर मैंने उसको फोन किया, वो बोला ठहर भाई, मेरा लंच टाइम अभी हो जाएगा, 15-20 मिनट में मैं फोन करता हूँ। और बराबर 1 बजे उसने फोन किया, आधा पौना घंटा बोला, लेकिन शराब पैसा खाने की वजह से क्या क्या होता है ये सब उसने बताया। और मैंने अपने क्लार्क को बुलाया, मैं बोला वो जो 1 लाख रुपया तू निकाल के रखा है ना, उसका क्या करना है तू जान, और मैनेजमेंट जान, मेरे को कुछ बोल मत, मेरा उसमें कुछ हिस्सा नहीं रहेगा। पैसा खाना मैं बंद कर दिया। मैं टीचर बन गया हूँ क्योंकि आई एम हियर बाय चॉइस। मैं खुद तय करके यहाँ आया हूँ, आई एम नॉट हियर बाय कंपल्शन। दूसरा कुछ कर नहीं सकता, इसके लिए नहीं आया हूँ मैं। मुझे शिक्षक बनना था और मैं शिक्षक बन गया हूँ। तो बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब ने ये कहानी लिखी है, पूरी किताब लिखी है। उसका आखिरी हिस्सा है डॉक्टर बॉब का भयावह अनुभव, और उसमें डॉक्टर बॉब आखिरी में बोलते हैं, जितना उत्साह आप शराब पीने के लिए दिखाते थे, मतलब ड्राई डे है तो फिर पीछे दरवाजे से जाने का, ज्यादा पैसा देने का, छिपा के रखने का, ये क्या क्या हमने, जितना उत्साह आप शराब पीने के लिए दिखाते हैं, अगर उससे आधा भी आप शराब छोड़ने के लिए दिखाए तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। और हमारे बाप दादा जो है बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब, इन्होंने ये आश्वासन दिया है, आपकी परमपिता परमात्मा आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। तो ये रही डॉक्टर बॉब की कहानी। अब इसके बारे में आज मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं अपनी स्टोरी बताई, फिर बिग बुक कैसे शुरू हो गया 1935 से 1939 तक वो बताया। फिर डॉक्टर बॉब ने अपने स्टोरी में बोला है कि भाई अपनी स्टोरी कैसे बताना है, तो मेरा गांव कितना छोटा था, मेरे गांव में चर्च थे, स्कूल थे, मेरे पिताजी क्या थे, मेरे माताजी क्या थी, मैं इकलौता लड़का था, मैंने कौन सी पढ़ाई की, मैं कौन सी जगह पे काम किया, मैं फिर शराब कैसे बढ़ गई, शराब जिंदगी में कैसे आई, और शराब बढ़ते बढ़ते मेरी हालत क्या हो गई, शराब पीने की वजह से मेरा सोशल लाइफ कैसे गया। और फिर डॉक्टर बॉब को बिल डब्ल्यू मिला, फिर उसकी कहानी बताई, फिर वो सोबर हो गए, फिर मीटिंग में गए, फिर स्लिप हो गए, और फिर 4 दिन के बाद में वापस 10 जून 1935 से लेकर आज तक मरने तक डॉक्टर बॉब के पास जिंदगी भी कम कम रही। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जिंदगी, सोबरिटी उनको बहुत कम मिली क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा थी। बिल डब्ल्यू, हम लोग फॉर्चुनेटली बिल डब्ल्यू को अच्छी खासी जिंदगी मिल गई, जिसने हमको बहुत सारा ये सब कुछ लिख के रखा है। तो डॉक्टर बॉब की कहानी है, इस 11 पेजेस में जो दिया है, उधर 350 पेजेस में लिखा है, उसका नाम है डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर्स। मैंने लिंक इसमें चैट बॉक्स में 2 लिंक दिया है। तो एक है, या तो आप जाके गूगल में सर्च करो youtube.com/AA शेयरिंग बम्बई श्रीधर। मैंने 2 चैनल खोले हैं, मुंबई नाम का जो है वो मराठी में है, और बम्बई नाम का जो है वो हिंदी में है। जब कभी मैं इंग्लिश में चालू करूंगा तो उसका नाम बॉम्बे रखूंगा, तो 3 चैनल हो जाएंगे। और कैसा है, आगे चल के मुझे मीटिंग में जाना कठिन हो जाएगा तबीयत के हिसाब से, आज 65 साल है,
और 10 साल के बाद कहानी क्या होगी, और 10 साल के बाद कहानी क्या होगी। और हमारे घर में 90 साल तक जीने का सब अंदाज है। पिताजी, दादाजी, नाना जी, ये सब 90 साल जिए, तो अपने को जीना तो है ही भाई, और 25 साल तो अच्छी तरह से जीने की कोशिश करेंगे। काम धंधा करता हूँ, भेजा सही रखता हूँ, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाता हूँ। तो मीटिंग में क्यों आ रहा हूँ इसके बारे में डॉक्टर बॉब ने बताया है, ड्रंकन लॉन्ग्स बताया है। मेरा यूट्यूब चैनल में डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर के 6 पार्ट्स है, और पास इट डाउन के 8 थे, लेकिन 6 अपलोड किए। फिर अभी जरा मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाकी 2 बाद में अपलोड करूंगा। मेरा फोन नंबर मैं पब्लिक में देता नहीं हूँ, जिनको चाहिए ये सुधीर भाई के पास मेरा फोन नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज भेजो, फिर मैं फोन पे आपके साथ बात कर सकता हूँ। अगर ज्यादा खुजली है तो फिर डायरेक्ट जीएसओ इंडिया से, बॉम्बे से फोन करो, पूछो श्रीधर का नंबर, वो दे देंगे, तो मेरे साथ बात कर सकते हैं आप। और यूट्यूब चैनल में आप सुझाव दीजिए, मैं आपके हिसाब से टॉपिक डालते रहूंगा। तो आज मुझे मौका दिया गया था, इसके लिए सुधीर भाई ने मौका दिया कि भाई डॉक्टर बॉब की कहानी जो बिग बुक में लिखी हुई है, आप लोग 13 हिस्से में किया है, तो आप सब बहुत जानकार लोग हैं, भाग्यवान लोग हैं। मुझे मौका नहीं मिला, मुझे पहले अगर लिंक मिलता था तो एक आध दो तो मैं कम से कम ज्वाइन करके देख लेता था। मैं सबका आभार मानता हूँ कि भाई मुझे सेवा करने का मौका दिया, और सुधीर भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 13 हिस्से अगर अपने रिकॉर्डिंग किए तो मेरे को भेज दो, और ये जो 13वां हिस्सा जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मेरे पास आ जाएगा तो वो चैनल पे चढ़ा दूंगा। हमारे रविकांत भाई के पास से मैं सीखा हूँ कि भाई ये कैसे करना, कैसे नहीं करना। मैं भी अन्नाड़ी था, लेकिन रविकांत दादा ने मुझे एक एक चीजें समझाई, फिर वो चैनल अभी चालू है। और अकेला मेरा ही अनुभव बताता हूँ, या तो बुड्ढे जो मर गए उनका बताता हूँ, या जो किसी ने खुद से मेरे को भेज दिया तो वो मेरे अपलोड इसमें अपलोड किया है। मराठी में 120 है, हिंदी में 20-25 है, अभी टाइम मिलेगा तभी करते जाऊंगा। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और आज सेवा करने का आप लोगों ने दिया, सेवा करने का मौका, आपने शांति से सुना, इसके लिए आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ रुकता हूँ, आज की सेवा यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओवर, 1 डे एट ए टाइम। आज की तारीख है 22 फरवरी 2025, दोपहर के 12:30 बज गए हैं। सुधीर भाई